हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा कुछ ऐसे है कि एक्शन फिल्म भी काफी फीकी लगने लगी। बांग्लादेश का निर्माण और उसकी रोमांचक राजनीति, 1971 का ड्रामा, आज की राजनीति का मसला और बीच में सेना के कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स। मैं हूं आपका होस्ट मॉन्टी और आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों जानना चाहिए, तो सुनिए, ये दिलचस्प है। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश दक्षिण एशिया में एक देश है। ये दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और 148,460 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 170 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ सबसे घनी आबादी वाला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश उत्तर पश्चिम और पूर्व में भारत के साथ और दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है। दक्षिण में इसकी बंगाल की खाड़ी के साथ एक तटरेखा भी है। उत्तर में ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा भूटान और नेपाल से और चीन के पहाड़ियों से भारत राज्य सिक्किम द्वारा अलग किया गया है। ढाका राजधानी और सबसे बड़ा शहर देश का राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र है। चटगांव दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। आधिकारिक भाषा बंगाली है। बांग्लादेशी अंग्रेजी का भी सरकार में उपयोग किया जाता है। बांग्लादेश बंगाल के एक ऐतिहासिक और जातीय भाषाई क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के द्वारा पाकिस्तान डोमिनियन के पूर्वी परिक्षेत्र के रूप में विभाजित किया गया था, जहां से एक खूनी युद्ध के बाद 1971 में इसे आजादी मिली थी। 1204 के बाद मुस्लिम विजय ने सल्तनत और मुगल काल को जन्म दिया, जिसके दौरान एक स्वतंत्र बंगाल सल्तनत और समृद्ध मुगल बंगाल ने इस क्षेत्र को क्षेत्रीय मामले, व्यापार और कूटनीति एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। 1905 में पूर्वी बंगाल और असम के निर्माण ने बांग्लादेश के लिए एक मिसाल कायम की। तो फाइनली बांग्लादेश कौन है? एक छोटा लेकिन मजेदार देश जो सोचता है कि दुनिया की घनी आबादी वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर होना कोई स्टाइल है। बांग्लादेश के लोग इतने मेहनत करते हैं कि पूरी दुनिया उन्हीं के ही कपड़े पहनती है। बिल्कुल सच। अब बात करेंगे कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। बांग्लादेश की कहानी शुरू होती है 1947 के उस ड्रामे से, जब पाकिस्तान ने सोचा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगी, तो बना डाला दो हिस्सों में एक देश, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पर जल्दी ही दोनों को समझ में यह आ गया कि लॉन्ग डिस्टेंस वाला आइडिया तो बिल्कुल फ्लॉप है। स्वतंत्रता प्रेमी बंगालियों के आंदोलन को रोकने के लिए 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया क्रूर से अति क्रूर सशस्त्र अभियान, या फिर हमला भी बोल सकते हैं, इसे सैन्य प्राधिकार ने ऑपरेशन सर्चलाइट की संज्ञा दी थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ढाका सहित तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य शहरों में प्रतिष्ठित अवामी लीग के नेताओं, छात्र नेताओं और बंगाली बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार करना या मारना। सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों के बंगाली कर्मियों को निहत्था करना और शस्त्रागार पर कब्जा करना, जिससे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन पर बेरहमी से अंकुश लगाकर पूर्वी पाकिस्तान प्रांत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया गया। 25 मार्च की रात 11:30 बजे से लेकर मई के मध्य तक प्रांत के सभी बड़े नगरों में ऑपरेशन सर्चलाइट के अंतर्गत सैन्य कार्रवाई की जा रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट को 26 मार्च को 13 बजे लॉन्च किया गया था, लेकिन 25 मार्च की शाम को अवामी लीग के प्रमुख शेख मुजीबुर रहमान ने राष्ट्रपति याह्या खान के साथ अपनी चर्चा में कोई सकारात्मक और ठोस नतीजा नहीं निकालने पर लोगों से स्पष्ट आह्वान किया कि खुद को व्यापक संघर्ष के लिए तैयार करें। उसी रात स्वतंत्रता प्रेमी बंगालियों ने ढाका में विभिन्न स्थानों पर प्रतिरोध किए। लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान और ए.के. नियाजी के जनसंपर्क अधिकारी मेजर सिद्दीक सालिक ने टिप्पणी की कि इससे पहले कि बंगाली मजबूत प्रतिरोध पैदा कर पाते, ढाका के स्थानों तक पहुंचने के लिए
पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन के कार्यक्रम को एक दिन पहले यानी 11:30 बजे रात को बदल दिया 25 मार्च की शाम। लेकिन सरकार द्वारा 5 अगस्त को प्रकाशित एक श्वेत पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अवामी लीग को 26 मार्च की सुबह एक सशस्त्र क्रांति करने की योजना थी। श्वेत पत्र में दी गई ये जानकारी ऑपरेशन को एक दिन आगे बढ़ाने में सहायक कारक हो सकती है। 57th डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल राव फरमान अली खान ने 22 फरवरी 1971 को एक सैन्य अभियान ऑपरेशन सर्चलाइट का नाम से एक निर्णय लिया। 14वें डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल खादिम हुसैन रजा और 57th डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल राव फरमान अली खान ने 22 फरवरी 1971 को एक अभियान स्टार्ट किया। ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से एक निर्णय लिया गया। 17 मार्च को चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल हमीद खान के निर्देश के अनुसार 17 मार्च को चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल हमीद खान के निर्देश के अनुसार जनरल खादिम हुसैन रजा ने अगले दिन ढाका छावनी में जीओसी के कार्यालय में ऑपरेशन सर्चलाइट की योजना को अंतिम रूप दिया। 5 पंतों का ये ऑपरेशन प्लान राव फॉरमैन अली ने खुद तैयार किया था। योजना के लिए जनरल हमीद, जनरल एओ मिट्टी, कर्नल सादुल्ला ने ऑपरेशन की तैयारी के निरीक्षण के लिए 24-25 मार्च को हेलीकॉप्टर से विभिन्न छावनियों का दौरा किया था। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि 25 मार्च को दोपहर 1 बजे जनरल राव फॉरमैन अली ढाका अभियान का नेतृत्व करेंगे। जनरल खादिम राजा प्रांत के अन्य क्षेत्रों में संचालन का नेतृत्व करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल तिका खान 31 फील्ड कमांड के साथ अपने पद पर रह के ऑपरेशन की प्रगति का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए यहया खान के 2 करीबी अधिकारियां या फिर कमांडर बोल सकते हैं, मेजर जनरल इफ्तिखार जजुआ और मेजर जनरल एओ मिट्टी को इस समय ढाका बुलाया गया था। ऑपरेशन सर्चलाइट का कुछ स्ट्रैटेजीज थे। तो ये क्या स्ट्रैटेजीज थे? पूरे पूर्वी पाकिस्तान यानी कि करंट डे बांग्लादेश, द होल ऑफ द कंट्री में एक साथ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में राजनेताओं को और छात्र नेताओं को, शिक्षकों और सांस्कृतिक संगठनों या फिर कल्चरल एसोसिएशंस और द सोसाइटीज के उग्रवादी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना होगा या फिर मार देना होगा। ढाका में ऑपरेशन को 100% सफल बनाना होगा। इसके लिए ढाका विश्वविद्यालय पर टोटल कंट्रोल या तो कब्जा करना होगा। छावनी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सभी प्रकार के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संचार बाधित होने चाहिए, यानी कि टोटल कम्युनिकेशन कट ऑफ। जैसे कि एक रोक स्टेट या फिर वॉर के समय पे किसी को टोटल कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया जाता है। विदेशी वाणिज्य दूतावासों में टेलीफोन एक्सचेंज, रेडियो, टीवी और एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को स्लैश कर दिया जाएगा। सैनिकों को निहत्था कर दिया जाए और उनके स्थान पर पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों को शस्त्रागार में गश्त करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। शस्त्रागारों का नियंत्रण टोटल पाकिस्तान के अंदर होगा। पहले चरण के इन्वेजन में ढाका, खुलना, चटगांव, कोमिला, जसोर, रंगपुर और सिलेट होंगे। यदि आवश्यक हो तो चटगांव, सिलहट, जसोर, रंगपुर और कोमिला में ऑपरेशन योजना को हवाई मार्ग से लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि एयर इन्वेजन इफ रिक्वायर्ड। पाकिस्तानी आर्मी प्राधिकरण ने ढाका शहर पर अपना टोटल कंट्रोल हासिल करने के लिए काफी सारे प्लान्स निर्मित किए, जैसे कि पिलखाना में तैनात बलूच रेजिमेंट 5000 बंगाली सैनिकों को निहत्था कर देंगे और उनके रेडियो केंद्र पे कब्जा कर ली जाएगी। 32 पंजाब रेजिमेंट राजाबाग पुलिस लाइन में 1000 बंगाली पुलिस कर्मियों को निहत्था कर देगी और अवामी लीग के सशस्त्र ताकत का मुख्य स्रोत है। 32 पंजाब रेजिमेंट राजाबाग पुलिस लाइन में 1000 बंगाली पुलिस कर्मियों को निहत्था कर देगी, जो अवामी लीग का सशस्त्र ताकत का मुख्य स्रोत है। 18 पंजाब रेजिमेंट नवाबपुर के हिंदू प्रमुख इलाकों और पुराने ढाका के अन्य हिस्सों पर हमला करेगी। 22 बलूच, 18 और 32 पंजाब रेजिमेंट के चयनित सैनिकों का एक समूह ब्यूटी के इकबाल हॉल, जगन्नाथ हॉल और लियाकत हॉल पर हमला करेगा, जिन्हें अवामी लोग विद्रोही का ताकत का केंद्र के रूप में जाना जाता है।
स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो जवानों की एक प्लेटून शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला करेगी और उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। फील्ड रेजिमेंट दूसरी राजधानी और आसपास की बस्तियों को कंट्रोल करेगी। ताकत दिखाने के लिए 24 टैंकों का एक छोटा दस्ता सड़क पर चलेगा और जरूरत पड़ने पर गोलाबारी भी करेगा। इसके साथ साथ सैनिक सड़क पर किसी भी प्रकार की मोर्चाबंदी या प्रतिरोध को नष्ट कर देंगे और राजनेताओं के घरों में अभियान चले। रात 11:30 बजे पाकिस्तानी सैनिक छावनी से बाहर आए। फॉर्म गेट क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे बंगालियों पर अंधाधुंध हमला किया गया और इस तरह ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया। फिर तय कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने पीलखाना और राजारबाग पर एक साथ हमला किया। रात 1:30 बजे उन्होंने बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। रात के अंधेरे में उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय के तत्कालीन इकबाल हॉल, जगन्नाथ हॉल और 9 शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में छात्रों को मार डाला गया। इसी योजना के तहत पुराने ढाका, तेजगांव, इंदिरा रोड, मीरपुर, मोहम्मदपुर, ढाका हवाई अड्डा, गटकुली, घनमंडी, कलबगान, कत्थलबगान आदि पर गंभीर हमले किए गए। 25 मार्च की रात ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत हताहतों की संख्या का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 25 मार्च की कार्रवाई से पहले विदेशी पत्रकारों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। घरेलू समाचार पत्रों पर कड़ी सेंसरशिप के कारण ऑपरेशन के बारे में कुछ भी ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। जान जोखिम में डालकर छुपे रहे 3 विदेशी पत्रकार आर्नोल्ड जेटलाइन, माइकल लॉरेस्ट और साइमन रिंग की रिपोर्ट से उस भयावह रात की निर्मम क्रूरता के बारे में कुछ खबरें जुटाई जा सकती है। 29 मार्च के डेली टेलीग्राफ में डेटलाइन ढाका शीर्षक से प्रकाशित साइमन रिंग की रिपोर्ट से पता चला कि उस रात विश्वविद्यालय के आवासीय क्षेत्रों में इकबाल हॉल के 200 छात्र, शिक्षक और उनके परिवार के सदस्य, जिनकी संख्या 12 थी, मार दिए गए। पुराने ढाका में 700 लोग जलकर मर गए। विभिन्न डोमेस्टिक और इंटरनेशनल चैनल्स से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि उस भयानक रात को ढाका शहर में ही 7000 बंगाली लोग पाकिस्तान ने मार दिए। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश के स्वतंत्रता के प्रमुख नेता शेख मुजीबुर रहमान पर। ये बांग्लादेश के शाहरुख खान हैं। अपने अंदाज में जनता को इकट्ठा कर आजादी की राह दिखाने वाले और उनके साथ और एक शख्सियत शेख ताजुद्दीन अहमद, जो उस वक्त ऐसे थे जैसे कोई सुपर हीरो का साइड किक या तो कोई सेकंड लीड एक्टर, हमेशा तैयार किसी भी एक्शन के लिए, हमेशा साथ। 25 मार्च को नरसंहार की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति याह्या खान ढाका से कराची के लिए रवाना होते हैं, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के साथ बातचीत के लिए ढाका आए पाकिस्तान पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के अध्यक्ष जुल्फिकर अली भुट्टो, जो कि बेनजीर भुट्टो के पिताश्री थे, ढाका के होटल इंटरनेशनल से ऑपरेशन का निरीक्षण करते हैं। अपने प्रस्थान की पूर्व संध्या पर भुट्टो ने पिछली रात सेना की गई कार्रवाई की बहुत सराहना और बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि पाकिस्तान को बचाया जा सका। 25 मार्च की रात ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत हताहत की संख्या की सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 25 मार्च की रात जो बांग्लादेश में हुआ और उस होने के पीछे, उस हमले के पीछे जितने लोग मरे और जितने घायल हुए, उनका सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब बात आती है कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारत का योगदान, ऑफ कोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटी इंडिया इन द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। अब इसमें भारत का कोई कैमियो नहीं था, बहुत ही पाइवटल रोल था। इंदिरा गांधी ने कहा, चिंता मत करो बांग्लादेश, तुम्हारी आजादी का इंतजाम हम कर देंगे। फिर क्या, भारत की सेना ने बांग्लादेश का फाइनल डिलीवरी करवा दी। फिर इसी बीच हुआ बांग्लादेशी सेना का निर्माण। अब स्वतंत्र बांग्लादेश तो हुआ नहीं था, उस समय मुक्ति बाहिनी, जो कि द रेजिस्टेंस फोर्स थी बांग्लादेश की, दे केम अंडर द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन आर्मी। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने बांग्लादेशी मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया और बहुत सारे डिसाइसिव सेगमेंट में आर्मी को डिवाइड कर दिया गया। उसमें कुछ लोकल मिलिशिया भी थे
जो कि प्रो बंगाली थे और चाहते थे कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के एट्रोसिटीज से आजाद कर दें। तो इसके तहत एक फॉर्मेशन ऑफ लोकल मिलिट्री ट्रेन्ड बाय इंडिया और उसके बाद कुछ लोकल मिलिशियाज मिलके पाकिस्तानी ताकतों से लड़ने लगे। बांग्लादेश की यह लड़ाई सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के फोर्सेस और उनके एट्रोसिटीज के अगेंस्ट नहीं थी। इस वार के दौरान जो कि बिहारी लोकल मिलिशिया रजाकर्स थे, उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान का साथ दिया और उन्होंने भी प्लंडरिंग, थेफ्ट, मर्डर्स, रेप्स एंड व्हाट नॉट, बहुत सारा एट्रोसिटीज और वॉर क्राइम्स बंगालियों के ऊपर कमिट किया। इन सब के बाद बांग्लादेश सेना का निर्माण। अब स्वतंत्र बांग्लादेश को जरूरत थी एक स्मार्ट, तगड़ी सेना की। तो मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना के निकले लोगों को जोड़कर एक नई बांग्लादेशी सेना बना दी गई। आज बांग्लादेश की सेना इतनी प्रोफेशनल है कि यूक्रेन तक शांति स्थापित करने के लिए भी पहुंच जाती है। अब बात करें बांग्लादेश की राजनीति में सेना की भूमिका। लेकिन मजे की बात यह है कि सेना सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाती रहती है। जस्ट द वे इट हैपेंस इन द वेस्ट पाकिस्तान। कभी कभार सोचती है कि डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है और खुद बागडोर थाम लेती है। दो बड़े नाम, शेख हसीना और खालिदा जिया। शेख हसीना के बारे में बहुत लोगों को पता है, लेकिन खालिदा जिया के बारे में बहुत लोगों को पता है भी और थोड़े बहुतों को नहीं पता। इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, कॉम्पिटिशन बिटवीन शेख हसीना और खालिदा जिया। तो ये है बांग्लादेश राजनीति के दो बड़े चेहरे, शेख हसीना और खालिदा जिया। इन दोनों के बीच की टसल को देखकर लगता है कि बॉलीवुड भी इनके ऊपर कोई सीरीज बना सकता है या तो मूवी बना सकता है। राजनीति का ये खेल तो ऐसा है कि हर चुनाव से पहले और बाद में आपको एक नया ट्विस्ट देखने को मिल जाता है, इन्वॉल्विंग वायलेंस, मर्डर्स, पॉलिटिकल मर्डर्स एंड टेक ओवर्स और बहुत सारी चीजें। बांग्लादेश के हालिया विद्रोह, आजकल की राजनीति में थोड़ा ड्रामा तो होना ही चाहिए, नहीं तो जनता बोर हो जाती है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश में भी थोड़ा ड्रामा खूब देखने को मिला है। कोई चुनाव से ना खुश तो कोई सरकार से ना, और कोई सोच रहा है कि अमेरिका का हाथ है या तो बस जनता का गुस्सा है। क्या हालिया विद्रोह को अमेरिकी मदद मिली या फिर स्वाभाविक था? कुछ लोग कहते हैं अमेरिका ने मदद की। अब ये वही लोग कहते हैं जो कि हर चीज में एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी खोज ही लेते हैं। खैर, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि बांग्लादेश का पॉलिटिक्स वाकई रोमांच से भरा हुआ है। बात करें बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार क्यों खरीद रहा है, तो भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान का नया ब्रोमांस स्टार्ट हो गया है। बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार खरीद तो रहा है। वैसे एक पॉइंट पे अगर हम लोग ये देखें कि बिजनेस तो बिजनेस होता है, चाहे वो पाकिस्तान से खरीदे या यूएस से खरीदे या चाइना से खरीदे, लेकिन फिर भी सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। क्या बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनने की राह पे है? तो अगर इसका आंसर दिया जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। बांग्लादेश विभिन्न कारकों के कारण पाकिस्तान से अलग हो गया, लेकिन यही तक सीमित नहीं है। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, सामाजिक राजनीति जरूरतों को स्वीकार नहीं करता और अधिकांश भाग की उपेक्षा भी। वास्तव में पाकिस्तान ने अपने द्वारा किए गए नरसंहार के लिए आधिकारिक तौर पर माफी नहीं मांगा है आज तक। बांग्लादेश में लोग इस चीज को आज तक नहीं भूले हैं और शायद ही कभी भूल पाएंगे। बांग्लादेशी लोग बांग्लादेश के रूप में संप्रभु और एकजुट होना चाहते हैं, तो वो ये विलय वापस क्यों करेंगे? बांग्लादेश के निर्माण से पहले पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान या मीन बांग्लादेश को पाकिस्तान से जोड़ने का बहुत लागत आई थी। ये अत्यधिक असुरक्षित भी था क्योंकि ये लगभग पूरे भारत से घिरा हुआ है। इसकी पाकिस्तान के साथ कोई सीमा नहीं है। पाकिस्तान में इस समय आंतरिक तौर पे सुरक्षा के मुद्दे ज्यादा हैं। वे सुरक्षा की दृष्टि से अधिक अराजकता पैदा करने के लिए एक असुरक्षित राज्य को जोड़ना क्यों पसंद करेंगे? इसी तरह बांग्लादेश के लोगों को भारत के साथ अच्छे और मधुर संबंध है। अगर उनकी सीमाएं भारत से लगती हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए केवल एक ही बात बुरी है कि स्थान के संबंध में उन्हें बहुत कम महत्व दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मुद्दों की तुलना में ये फायदा काफी कम है। एक बात और है कि बांग्लादेश ढाका फॉल की घटनाओं को हमेशा नापसंद करता है। उनकी आजादी के नेता शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी हसीना वाजिद के अनुसार
पाकिस्तान की सेना ने लगभग 30 लाख बंगाली लोगों को मार डाला था और 20 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। हालांकि ये सच्चाई से सैकड़ों मील दूर है। अब बात करेंगे भारत पे इसका प्रभाव। हमारा प्रिय भारत, द माइटी इंडिया, जो हमेशा सोचता है कि आसपास के सभी लोग शांति में रहें और खुश रहें, बांग्लादेश के नए डिफेंस पॉलिसीज को लेकर थोड़ा चिंतित तो है, लेकिन फिलहाल इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, तो अपने को कोई फिक्र नहीं है। प्रोपेगेंडा बहुत सी चलेंगे, बहुत सी खबरें सामने आएंगी, बट ये बांग्लादेश भी अच्छी तरह से जानता है कि क्लोजर टाइज विद इंडिया इज गोइंग टू कीप बांग्लादेश इन ए वेरी वेरी प्रॉफिटेबल पोजीशन। तो दोस्तों, आज का बांग्लादेशी ड्रामा यहीं खत्म होता है। अगर आपको मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम फिर ऐसे किसी दिलचस्प नई कहानी के साथ आपके सामने फिर लौटेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद और हाँ, अच्छे से रहें, खुश रहें, स्टे सेफ एंड जय हिंद।